नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अजय सुकड़े। आज हम पढ़ने वाले हैं सरफेस टेंशन के बारे में। अब देखिए हमारे पास दो वर्ड्स है, एक है सरफेस, दूसरा है टेंशन। अगर पहला वर्ड्स, ओके, पहला वर्ड देखिए, सरफेस क्या होता है? सरफेस होता है किसी भी चीज का ऊपरी हिस्सा, किसी भी चीज का ऊपरी हिस्सा। जस्ट एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करिए और इसको ऊपर का हिस्सा कौन सा वाला? ए वाला, ऊपर का हिस्सा। ओके, इसे क्या कहेंगे हम? ये सरफेस कहेंगे। अगर मैं यही कंसेप्ट, अगर मैं बीकर बीकर में पानी लूं और उस पे लगाऊं तो क्या होगा? देखिए, ये बीकर है, इसकी लेंथ, इस बीकर की लेंथ है यल। ओके, इस बीकर की लेंथ है यल। अब मैं इसमें क्या करूंगा? इसमें पानी भरूंगा। ओके, पानी। और पानी, हमें बचपन से एक स्कूल में एक बात बताई होती है कि बूंद बूंद से सागर भरता है। यहाँ पर भी जो है ये जो बीकर है बूंद बूंद से भरेगा। अब एक एक वर्ड्स को ध्यान में रखिए, मैंने बूंद क्यों कहा? ये बूंद बूंद से भरा हुआ है और हम बूंद को मॉलिक्यूल्स पे कह सकते हैं, राइट? ओके, मैं इतना भर देता हूं। अब देखो, इसका ऊपर का हिस्सा क्या होगा? ए वाला, पानी का, यहां तक पानी भरा हुआ है। ओके, ये हुआ उसका ऊपर का सरफेस। इसे क्या कहेंगे हम? इसे यहां पर लिख देता हूं, इसे सरफेस कहेंगे, सॉरी, इसे सरफेस कहेंगे। ओके, अब ये पानी है। ओके, यहां पर पानी है और यहां पर क्या बचा? अगर यहां पर सराउंडिंग में क्या है? एयर बची सिर्फ। ओके, तो यहां पर एयर है। तो कोई भी चीज, अगर कोई भी सरफेस फ्री टू एयर है, मुझे एयर में फ्रीली है, एयर सरफेस क्या है? एयर में फ्री है। ओके, एयर के, एयर सरफेस है, एयर के कांटेक्ट में है, तो उसे क्या कहेंगे हम? फ्री सरफेस कहेंगे। उसे क्या कहते हैं? फ्री सरफेस। अब सरफेस तो पता चला हमें कौन सा वाला सरफेस है, ये फ्री सरफेस है। ये कौन सा वाला सरफेस है? फ्री सरफेस। ओके, अब दूसरी बात, अब आई टेंशन की बात। ओके, टेंशन। अब टेंशन, टेंशन क्या होता है? टेंशन मतलब क्या होता है? अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम देखें तो टेंशन किससे कहा गया है? अगर कोई भी चीज, इस चीज को मैं दोनों तरफ से खींचू, ओके, इससे और इससे इक्वल एंड अपोजिट खींचू, अगर किसी भी चीज को खींचू तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? टेंशन प्रोड्यूस होता है। ओके, तो खींचने की वजह क्या? खींच, हम किससे खींचते? फोर्स लगाते हैं ना, वहां पर फोर्स की बात होती है। ओके, खींचना मतलब क्या होता है? कुछ तो फोर्स लगाना पड़ेगा वहां पर। ओके, तो उसे हम यहाँ पर फोर्स का, टेंशन क्या, टेंशन का मतलब क्या होता है? उसमें कहीं ना कहीं फोर्स की बात की होती है। अब यहाँ पर जो फोर्स की बात हुई होती है, यहाँ पर जो फोर्स की बात है, देखिए वो कौन सा फोर्स है? ओके, तो एक जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें एक बात होती है, उनमें एक खासियत होती है। ये लिक्विड के ड्रॉपलेट सॉरी, ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स, ये बूंद बूंद जो मैंने मॉलिक्यूल्स लिखे यहाँ पर, मैंने बूंद बूंद जो कहा है, उनको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स में एक खासियत होती है कि ये एक दूसरे को खींचने की कोशिश करते हैं। ये क्या करते हैं? ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, ऐसे कि एक दूसरे को खींचना चालू करते हैं। इनमें जो सभी मॉलिक्यूल्स हैं, एक दूसरे को खींचने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये जो खींचने की, एक दूसरे को खींचने की जो प्रॉपर्टी होती है, उसे कहते हैं हम कोहेजिव फोर्स, कोहेजिविटी, हम कोहेजिवनेस हम कहते हैं उसे। बट यहाँ पर अगर फोर्स देखा जाए तो किसी फोर्स से वो खींच रहे हैं ना एक दूसरे को, तो उस फोर्स को हम कहेंगे कोहेजिव फोर्स। उस फोर्स को हम कहेंगे कोहेजिव फोर्स। कोहेजिव फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन molecules molecules of liquid of, यहां पर एक सबसे बड़ी बात, ये जो मोलिक्यूल्स होते हैं सिर्फ एक ही चीज की, वाटर के मोलिक्यूल्स की, वाटर के मोलिक्यूल्स को खींचेंगे। ओके, एयर के मोलिक्यूल्स एयर के ही मोलिक्यूल्स को खींचेंगे। ओके, ये जो कोहेसिव फोर्स होता है, ये हम लिक्विड में भी देखते हैं, एयर में भी देखते हैं। बट इसका यूज, इसकी जो प्रॉपर्टी सिर्फ वैलिड होती है खुद एक दूसरे के लिए। ओके, एक दूसरे के लिए, सॉरी, सिर्फ
एक ही ऑब्जेक्ट के लिए, अगर वाटर है तो वाटर के ही मोलिक्यूल्स एक दूसरे को खींचेंगे, वो एयर के मोलिक्यूल्स को नहीं खींचेंगे। ओके, वाटर के ही मोलिक्यूल्स वाटर के मोलिक्यूल्स से खींचेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, सेम सब्सटेंस है ना, सेम सब्सटेंस के मोलिक्यूल्स है, तो मोलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड ऑफ सेम सब्सटेंस, सेम सब्सटेंस। ओके, सेम सब्सटेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये दो वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। तो अब देखो, ये जो कोहेसिव फोर्स है, इसकी वजह से क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है, एट अ पॉइंट इन ए लिक्विड, हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एट अ पॉइंट इन ए लिक्विड, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को, ये जो साइड के, मैंने क्या, कोहेसिव फोर्स क्या होता है, एक दूसरे को खींचने की कोशिश करते हैं, तो एक दूसरे खींच रहे हैं, तो एक दूसरे खींचने की वजह से सारी ओर से, एक अगर मैं पेन, एक ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट है कंसिडर करो, ये जो पेन है, एक पॉइंट है, और इसको सारी ओर से खींच रहे हैं, तो देखिए ये ऑब्जेक्ट अगर इस जगह है, तो सारी ओर से अगर खींचेंगे तो ये इस जगह से हिलेगी या नहीं, ये नहीं हिलेगी, क्यों, क्योंकि सारी ओर से खींच रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगी ना, स्टेडी कंडीशन में एक ही जगह रहेगी। ओके, तो यहाँ पर एक टर्म आता है, वो आता है, ये एक जगह से नहीं हिलेगी, एक ही जगह, सारी ओर से उसे खींच रहे, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है। और हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कंसेप्ट पढ़ा हुआ है इक्विलिब्रियम का, तो वहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या होता है कि वहां पर जो सारे जो फोर्स होते हैं उनकी अगर समीशन कर दे तो उसकी समीशन आती है 0, क्योंकि सारी ओर से उसे खींच रहे, तो सभी ओर से वो कैंसल आउट हो रहे हैं सभी फोर्स, इसलिए वो जो पार्टिकल है वो एक ही जगह स्टेडी पोजीशन पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ओके, तो इस कंडीशन एक जगह और एक वैलिड, सॉरी, इसको एक और नाम है, तो इसका नाम है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ, जो फ्लूइड मैकेनिक्स के स्टूडेंट है उनको पता होगा। तो देखिए पास्कल्स लॉ क्या कहता है यहाँ पर कि एट अ पॉइंट, यही कंडीशन सेम, एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड, at a point in a liquid, the pressure is same in all direction, सभी डायरेक्शन में जो प्रेशर है ये सेम है, तो इसी वजह से ये जो पार्टिकल्स है ये स्टेडी पोजीशन पे आता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आता है। ओके, तो अब देखो ये मैंने कंडीशन कहाँ कंसिडर की, वाटर में, वाटर के अंदर। अगर मैं सरफेस पे कंसिडर करूं, तो अगर मैं यही कंडीशन सरफेस पे अप्लाई हुई, क्या यही कंडीशन सरफेस पे मॉलिक्यूल्स लेता हूं मैं, ये कंडीशन यहां पर अप्लाई होगी या नहीं, यहां पर देखिए सारी ओर से खींच रहे हैं, यहां पर सिर्फ हमारे पास, अगर मैं ये मॉलिक्यूल्स कंसिडर करूं, इसको कौन खींचेगा, ए खींचेगा, ए वाला खींचेगा, ए वाला खींचेगा, ए वाला खींच सकता है। अब यहां पर देखिए कोहेसिव फोर्स की डेफिनेशन मैंने क्या बताई कि सेम सब्सटेंस। ओके, तो यहाँ पर सेम सब्सटेंस कौन सा है, यहाँ पर कौन सा वाटर का मॉलिक्यूल है, यहाँ भी वाटर के मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल से उसे खींच सकते हैं। तो ऊपर कोई मॉलिक्यूल्स, ऊपर एयर का मॉलिक्यूल से खींच सकता है क्या, नहीं खींचेगा, क्यों, यहाँ पर डेफिनेशन में हमें लिखा है कि सेम सब्सटेंस चाहिए, कोहेसिव फोर्स जो लगता है वो सेम सब्सटेंस के लगता है। तो यहाँ पर ऊपर कोई फोर्स नहीं होगा इस पे लगने वाला मॉलिक्यूल्स पे। ओके, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, पर इसकी कोई हमें कोई जरूरत नहीं है उस एटमॉस्फेयर प्रेशर की, क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेशर निग्लिजिबल होता है कंसिडर टू कोहेसिव फोर्स के। ओके, मॉलिक्यूल्स के फोर्स से वो निग्लिजिबल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स जो है, ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को नीचे की ओर खींचने की कोशिश करेंगे। ये सभी मॉलिक्यूल्स, ये जो मॉलिक्यूल्स है साइड के, ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, जो समीशन ऑफ फोर्स होगा वो 0 होगा क्या, नहीं, वो 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसे अपोजिट कोई फोर्स ही नहीं है बैलेंस करने के लिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है, क्योंकि इसे अंदर की तरफ कोई खींच रहा है, इस साइड में कोई खींच रहा है, इस साइड में कोई खींच रहा है, बट ऊपर कोई फोर्स नहीं है इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए, तो यहाँ पर समीशन ऑफ फोर्सेज जो होता है वो 0 नहीं होता। अब देखो ये मॉलिक्यूल्स ये सभी जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको खींचने का काम किसका है, ये कोहेसिव फोर्स का है। और कोहेसिव फोर्स कौन लगा रहा है, ये अंदर के मॉलिक्यूल्स, ये सभी मॉलिक्यूल्स क्या करें, इस
इस सरफेस पे जो पॉइंट्स है, मॉलिक्यूल्स है, उनको अंदर की तरफ खींचेगा। अब जब ये खींचेगा तो आपको एक बात पता है, अगर आपके हाथ को कोई खींचेगा, ओके, आपके हाथ को कोई खींच रहा है, तो आपको लग रहा है कोई स्ट्रेच स्ट्रेच कर रहा है बॉडी को, ओके, उसे कोई खींच रहा है, ऐसे स्ट्रेस लगा रहा है, टेंशन लगा रहा है इसमें हैंड को। तो यहाँ पर भी उस लेयर को भी ऐसा ही महसूस होता है, जब ये जो फोर्स है, कोहेसिव फोर्स की वजह से जो मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ खींचे चले जा रहे हैं, तो ऊपर के जो सरफेस है, लेयर या मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, उस लेयर को ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कोई खींच रहा है, मुझे कोई स्ट्रेच कर रहा है। तो स्ट्रेच होने की वजह से ये जो अंदर के मॉलिक्यूल्स है, इसको यहां तक खींचेंगे, यहां तक, ओके, जितना खींच सकते हैं, इनकी जो जितनी इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उतना इनको खींचने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या हुआ, ये चेंज इन एरिया, इतना एरिया चेंज हुआ, ओके, यहां तक, मैं यहां तक ये करता हूं ऐसे, सपोज यहां तक खींच लिया उन्होंने, ओके, चेंज इन एरिया इतना हुआ। अब चेंज इन एरिया होने की वजह से यहां पर एक लेयर आई, मतलब यहां पर थी ना, तो अब यहां पर आई, ओके। तो यहां से हमें एक डेफिनेशन मिलती है, सरफेस टेंशन की, ओके। टेंशन यहां पर आपको पता चला, टेंशन कहाँ है, तो स्ट्रेच होने की वजह से इनमें टेंशन प्रोड्यूस हुआ सरफेस में, ओके, स्ट्रेच होने की वजह से। अब यहां से हमें लिखनी है डेफिनेशन सरफेस टेंशन की, ओके। तो सरफेस टेंशन को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, फ्लूइड मैकेनिक्स में, ओके, इंजीनियरिंग के लिए। अब 11th-12th के लिए हम डिनोट करते हैं इसे टी से, ओके, टी फॉर टेंशन के लिए। सरफेस टेंशन, ओके। अब इसे डिनोट करते हैं हम सिग्मा से। तो देखिए यहां से सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या होगी, देखिए, ये सरफेस कौन सा है, फ्री सरफेस है, और फ्री सरफेस कैसा बिहेव कर रहा है, एज अ स्ट्रेच्ड लेयर, एज अ स्ट्रेच्ड सरफेस की तरह बिहेव कर रहा है, ओके। यहां पर लिख लेते हैं पहले, द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड या फ्लूइड ऑफ अ लिक्विड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड लेयर या सरफेस या मेम्ब्रेन, ओके, स्ट्रेच्ड लेयर जैसा बिहेव करता है। एंड यहां पर क्या हो रहा है, ये जो मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ खींचने की वजह से यहां पर क्या हो रहा है, ये ओरिजिनल एरिया इतना था, इस एरिया में इतना एरिया कम हुआ, तो मिनिमाइज हुआ ना एरिया पहले से। तो एंड ट्राई टू मिनिमाइज इट्स एरिया अप टू जितनी मॉलिक्यूल्स में होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना ही ट्राई करेंगे, एंड मिनिमाइज इट्स एरिया अप टू पॉसिबल एक्सटेंड, जितना कर सकते हो उतना, ओके। यहां से हमने सरफेस टेंशन की डेफिनेशन देख ली। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, ओके। तो देखिए हम फॉर्मूला भी यहां से बनाएंगे, फॉर्मूला सिग्मा से हम डिनोट करते हैं। अब देखो मेरा मेरा सरफेस कितना है, इतना सरफेस है, ओके। अब सरफेस की लेंथ कितनी है, यल। तो फोर्स, अगर हम इन सभी फोर्स को एक साथ लेकर इसके एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज फोर्स निकाल के ये क्या करेगा, अंदर की तरफ खींच रहा है, ओके। तो फोर्स पूरे सरफेस के लिए लग रहा है, तो पूरे लेंथ के लिए, सरफेस की लेंथ कितनी है, यल। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, यहां से हमें पता चला कि जितने लेयर के लिए वो स्ट्रेच हो रहा है, इतनी लेंथ यल, इतने के लिए वो जो सरफेस है वो स्ट्रेच हो रहा है, उसमें टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो टेंशन की वजह क्या है, फोर्स, वहां पर फोर्स लगा ना, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, ओके। यहां से यूनिट क्या आएगा, इसका यूनिट क्या आएगा, फोर्स को हम डिनोट करते हैं, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, लेंथ का मीटर, तो न्यूटन पर मीटर। अब देखो इसकी डायमेंशंस क्या होगी, डायमेंशंस, अगर को मैं न्यूटन को एमकेएस यूनिट में लिखूं, न्यूटन को एमकेएस यूनिट में कैसे लिखा जा सकता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर मीटर तो ऑलरेडी है, तो मीटर, यहाँ पर मीटर कर दो, न्यूटन पर मीटर, मीटर को मीटर कैंसिल, बचा क्या, केजी पर सेकंड स्क्वायर, ओके। तो
केजी पर सेकंड स्क्वायर। हमारे पास लिखने डायमेंशन लिखने का एक तरीका है, वो कौन सा है, MLT। ओके, ये है मास, लेंथ एंड टाइम। तो मास क्या है हमारे पास, केजी, वन ही है। लेंथ, लेंथ तो नहीं है यहाँ पर, मीटर को मीटर कैंसिल हुआ, तो लेंथ यहाँ पर यल रेस्टो हम जीरो भी लिख सकते हैं। जो 1:0 होता है ना, कितना भी अगर यहाँ पर 1 हो, 2 हो, इंफिनिटी हो, रेस्टो जीरो होगा तो इसकी वैल्यू 1 आती है, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर हम अगर L/0 लिखे या कुछ ना लिखे तो चलेगा। तो यहाँ पर S2 नीचे है तो ऊपर आएगा तो -2 होगा। ओके, डायमेंशन भी लिख लिया हमने। अब यहाँ से खेल शुरू होता है इसके यूनिट से, यूनिट का यूज करके हम इसके सारे आने वाले पॉइंट्स कवर करने वाले। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक पॉइंट भूल गया हूं कि ये जो सरफेस टेंशन है, यहाँ पर एक पॉइंट लिख देता हूं मैं। सॉरी, हम पहले पॉइंट लेंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट है यहाँ पर, ये जो सरफेस पे टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है किस फोर्स की वजह से हो रहा है, कोहेसिव फोर्स की वजह से। तो हम यहाँ से एक पॉइंट लिख सकते हैं। तो कोहेसिव फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सरफेस टेंशन। अब बच्चों, आपको कोई नहीं बताएगा ये चीज। आप अगर कॉलेज में भी हो तो कॉलेज में आप जाके देखिए, उनसे पूछिए, अपने टीचर जो होते हैं उनको, कि उनको पूछो कि सर इसमें जो फोर्स, ये जो फोर्स लग रहा है सरफेस पे, वो कहाँ से आता है। वो नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि उनको ही नहीं पता। तो इसलिए मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड बुक जो होती है बड़ी बड़ी, इतनी इतनी बड़ी होती है, उसको पढ़ा है मैंने, उसको जाना है, तो तभी जाके मुझे बात पता चलेगी फोर्स कहाँ से आया। ओके, तो हमेशा यार स्टैंडर्ड क्वालिटी, जो नॉलेज की क्वालिटी होती है ना, जो हमारी जो कंसेप्ट की नॉलेज होती है ना, स्टैंडर्ड रखी है। क्योंकि कोई भी आता है, कोई भी कैसा भी ज्ञान देके चला जाता है, बट हमारे पास स्टैंडर्ड होना चाहिए सीखने का। ओके, तो यहाँ ये जो चीजें है कहाँ से आई, कहाँ हमें प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या होगा इसका, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नहीं तो आपने सीख लिया, ओके सर ने पढ़ा दिया, ओके मुझे पता है, हम इसे पेपर में लिख के 5 मार्क्स ले लेंगे, बस उतना ही। ऐसा नहीं होता, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हमें आगे जाकर कहीं ना कहीं हमें यूज करना पड़ता है। तो इसीलिए सारे कंसेप्ट होते हैं ना, वो थोरोली कीजिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है। ओके, तो यहां से हमने देख लिया कोहेसिव फोर्स जो है रिस्पॉन्सिबल होता है सरफेस टेंशन के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए, टेम्परेचर और सरफेस टेंशन का रिलेशन देखा जाए तो क्या हो सकता है। सरफेस टेंशन और सिग्मा, सरफेस टेंशन को हम सिग्मा से, टेम्परेचर को हम यहाँ पर ये जो है ना, मैंने डायमेंशन में लिखा था वो टाइम है, टेम्परेचर नहीं है, टाइम है। डायमेंशन में जो लिखा था मैंने वो टाइम है। यहाँ पर टेम्परेचर भी मैं टी से ही डिनोट करने वाला हूँ। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि देखिए, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उस लेयर की जो कैपेसिटी है वो वैनिश होती चली जाएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर, हम घर में भी देखते हैं कि पानी जैसे उबलता है ना, उबलने से देखिए वो जितना उबलेगा, वहां का ऊपर का लेयर क्या होगा, उतना वैनिश पतला होता चला जाएगा। वो जितना ठंड रहेगी उस पानी में, उतना वो ऊपर का जो सरफेस है वो उतना ज्यादा थिक होता चला जाएगा। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट देखिएगा, घर में होता है, आपके घर में फ्रिज होगा, फ्रिज में पानी रख के देखिए क्या होता है। हीटर है आपके पास, हीटर रख के देखिए वो पानी उबलने से क्या होता है। तो सारे एग्जांपल आपके प्रैक्टिकल एकदम घर में ही है, सिर्फ आपको करना है। ओके, तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से जो सरफेस है वो क्या होगा, पतला होता चला जाएगा। तो सरफेस टेंशन क्या होगा, जो टेंशन है इस लेयर में, जो टेंशन आता है, जो फोर्स लगता है वो कम होता चला जाता है। ओके, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, मतलब ठंड होता चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो वो जो यहाँ पर जो सरफेस टेंशन है वो ज्यादा होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ओके, यहाँ से हमें पता चला सिग्मा और टेम्परेचर के, सरफेस टेंशन और टेम्परेचर के बारे में। ओके, अब देखते हैं हम इसके यूनिट से हमें क्या मिलता है। ओके, यूनिट का यूज करके हम क्या क्या पता कर सकते हैं। यूनिट क्या है इसका, यहाँ पर मैंने लिखा है, यूनिट है न्यूटन पर मीटर। न्यूटन नहीं दिख रहा,
न्यूटन पर मीटर। ओके, इसका यूनिट है। अब पहला पॉइंट है इसका, अगर मैं न्यूटन मीटर को इस लैंग्वेज में लिखूं, न्यूटन मीटर को इस लैंग्वेज में लिखूं केजी पर सेकंड स्क्वायर के, मतलब यहां से हमें क्या समझ आता है, मैं यहाँ पर सिग्मा लिख देता हूँ, सिग्मा इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी क्या होता है, केजी का हम मास को किस में कैलकुलेट करते हैं, केजी में, और टाइम को सेकंड में। ओके, टाइम को सेकंड में। तो सिग्मा इज इक्वल टू मैं ये लिख सकता हूँ केजी, सॉरी, मास पर टाइम का स्क्वायर, मास पर टाइम का स्क्वायर लिख सकता हूं, राइट। तो देखिए यहां से हमें क्या रिलेशन दिखाई देता है कि सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर। अब पहला देखते हैं इससे, इसका क्या मीनिंग है। जैसे जैसे मास बढ़ेगा, जैसे जैसे मास बढ़ेगा, जैसे वैसे वैसे सर्कुलेशन बढ़ेगा। ऐसा क्यों, ऐसे मास बढ़ने से यहाँ पर ये जो रिलेशन है ये हमें कहाँ दिखाई देता है। देखिए इस बीकर में गिवन लेंथ के लिए, अगर मैं यहाँ पर मैंने पहले पानी लिया था, अगर मैं यहाँ तक लू तो, यहाँ तक पानी लू तो हमारे पास ज्यादा मोलिक्यूल्स होंगे, ज्यादा मोलिक्यूल्स की वजह से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, इसके लिए ज्यादा टेंशन वहां पर प्रोड्यूस होगा। ओके, जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे सर्कुलेशन ज्यादा बढ़ेगा, राइट। जैसे जैसे मास घटेगा वैसे वैसे सर्कुलेशन भी घटेगा। अब यहां से देखेंगे, दूसरा देखेंगे। अब देखो हमने कई बार घर में एक्सपेरिमेंट किया है, कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि पानी में जो मक्खियां ऊपर सरफेस पे बैठी होती है, वो किसकी वजह से जो मक्खी होती है हमारे घर में, वो पानी के ऊपर बैठी होती है। बट वो क्यों बैठी होती है, इस सरफेस टेंशन की वजह से, वहां पर स्ट्रेच हुआ होता है ना, ऐसी लेयर प्रोड्यूस होती है, स्ट्रेच की वजह से वो ऊपर आराम से बैठ सकती है। अब आपने देखा होगा कि कुछ देर के बाद आपको ये दिखाई दिया होगा कि जो मक्खियां जिंदा थी उस लेयर पे बैठी थी, वो बाद में मर गई डूब के। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस रिलेशन की वजह से। ओके, जैसे जैसे टाइम बढ़ा, जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे सरफेस टेंशन घटा, जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे सरफेस टेंशन घटा, राइट। तो इसी वजह से क्या हुआ, हमारा वापस जो सरफेस टेंशन था वहां पर तो था, तो वहां पर जो मक्खियां बैठी थी वो समय के साथ साथ जो लेयर में क्या हो, लेयर क्या होती चली गई, पतली होती चली गई। इसी वजह से जो मक्खियां थी वो डूब के मर गई। ओके, यहां से हमें ये रिलेशन से हमें पता चला। अब देखो दूसरा रिलेशन है, यूनिट से हम लिख रहे हैं, यूनिट से ही, सभी कारनामे में इसकी यूनिट से ही शुरू होता है। अब देखो दूसरा, अब न्यूटन मीटर को अगर मैं न्यूटन पर मीटर को हम मीटर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दे तो क्या होगा। अब न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। अब देखो आपने कहीं ना कहीं इस न्यूटन मीटर जो ये जो यूनिट है कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, ये आपने देखा होगा एनर्जी में। ओके, एनर्जी में, तो एनर्जी को हम मेजर करते हैं जूल में। ओके, हम मेजर करते हैं जूल में, जूल को हम डिनोट करते हैं जे से, जूल में हम डिनोट करते हैं, और पर यूनिट मीटर स्क्वायर। ओके, जूल को हम न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं या जे भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसका यूनिट ये सेम ही है दोनों भी, और जूल पर मीटर स्क्वायर। अब देखो जूल किसका यूनिट है, जूल यूनिट है एनर्जी का। ओके, एनर्जी का, और मीटर स्क्वायर किसका, एरिया का। अब यहां पर देखो एरिया तो हमें पता है, एरिया डिक्रीज हुआ, ओके, एरिया कम हुआ ये हमें पता है। अभी एनर्जी कहां से आई, ओके, एनर्जी क्या मीनिंग है, तो देखिए ये एरिया, जितना ये एरिया है, इस एरिया को कम करने के लिए जो फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लगने की वजह से जब वहां पर जो वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, जो एनर्जी लग रही है उस एरिया को कम करने के लिए, तो वहां पर हमें क्या करेगा, वहां पर हमें जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स जो एनर्जी ऑक्यूपाई कर रहा है उसको हम निकाले, यहां पर निकाल सकते हैं। ओके, एरिया मिनिमाइज करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है, उस फोर्स की जरूरत है। ओके, एनर्जी की जरूरत है, तो एनर्जी को हम लिख सकते हैं वर्क, वर्क भी लिख सकते हैं एरिया। जो वर्क यहाँ पर वर्क लग रहा है ना, मतलब यहां से लेयर यहां तक आ रही है, तो मतलब कुछ तो वर्क हो रहा है उसमें, राइट, कुछ तो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, राइट। उसको निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सिग्मा इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया या वर्क पर यूनिट एरिया। तो देखिए ये जो एनर्जी लग रही है ये सरफेस पे लग रही है,
ओके, एनर्जी कहाँ लग रही है? सरफेस पे, सरफेस पे लग रही है, इसी वजह से तो नीचे आ रही है। तो जैसे हमें एक पॉइंट मिला कि सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इज द सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। ओके, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर कि सरफेस टेंशन, ये जो सरफेस टेंशन है ये है सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। आप वर्क भी लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, इसका फॉर्मूला आएगा W पर यूनिट, जो एरिया है, एरिया इतना मिनिमाइज हुआ है। ओके, तो चेंज इन एरिया आएगा यहाँ पर, राइट। तो वर्क निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, सिग्मा इंटू डी ए। अब देखो 12th में, अगर 12th का कोई बच्चा ऐसे पढ़ रहा है तो देखिए यहाँ पर सिग्मा जो होता है ना, उसे हम डिनोट करते हैं, 12th के बच्चे डिनोट करते हैं उसे टी से। ओके, यहाँ पर हम 12th के बच्चे के लिए मैं लिख देता हूँ टी डी ए। ओके, तो ये भी 12th के लिए मैंने सारे सभी लोगों के लिए वीडियो बनाया है, इंजीनियरिंग के लिए भी और 12th के लिए भी। ओके, यहाँ पर हमें पॉइंट मिल गया। अब देखो ओके, तो अब देखेंगे इसका अगला यूनिट, यूनिट का अगला मीनिंग क्या होता है। ओके, अगला मीनिंग क्या होता है यूनिट का, न्यूटन मीटर। अगर मैं न्यूटन मीटर को यहाँ पर मीटर से ही डिनोट करता हूँ, मीटर से ही ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो न्यूटन मीटर, यहाँ से न्यूटन, यहाँ से आपको ये फॉर्मूला मिल रहा है क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ इसे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर। तो देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है, ये यूनिट है प्रेशर का। ओके, प्रेशर, प्रेशर ये यूनिट है प्रेशर का। प्रेशर इक्वल क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ओके, तो अब ये जो प्रेशर है, ये सॉरी, यहां से हम पहले ये लिख लेते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर इंटू प्रेशर इंटू लेंथ। ओके, मीटर को हम यहाँ पर हमारे पास क्या है, लेंथ है यल, तो यहाँ पर जो मीटर होगा वो लेंथ के बारे में होगा, तो प्रेशर इंटू लेंथ। अब देखो प्रेशर कौन सा है, ये प्रेशर कहां से आया, मैंने पहले बताया था कि पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ कहता है कि प्रेशर एट अ पॉइंट इन लिक्विड द वैल्यू ऑफ द प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। ओके, यहाँ पर भी देखिए वही कंसेप्ट अगर हम यहाँ इस पॉइंट के लिए लगाए, इस कंसेप्ट को प्रेशर इंटू लेंथ के लिए, तो देखिए हमें बात पता है कि समीशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कर दूं तो कुछ वैल्यू आएगी न्यूटन में, समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई कर दूं तो कुछ आएगी न्यूटन में। अगर इसका रिजल्टेंट लू, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर, ओके यहाँ पर स्क्वायर है इसका, तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी। तो ये रिजल्टेंट जो है, इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन कहाँ होगी बताइए, इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी नीचे की ओर। वो क्यों होती है, क्योंकि देखिए ये जो सरफेस आ रहा है, सरफेस कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर मतलब ये सारा जो प्रेशर, ये सारा जो रिजल्टेंट है, इसका रिजल्टेंट फोर्स है, वो सभी का सभी नीचे है, नीचे की ओर, तो इसलिए यहाँ पर रिजल्टेंट आ रहा है। अगर रिजल्ट को मैं प्रेशर कहूं तो रिजल्ट को मैं क्या कहता हूं, प्रेशर। ओके, तो मोलिक्यूल्स किसकी वजह से आ रहा है, इस रिजल्टेंट की वजह से, रिजल्टेंट को मैं प्रेशर कहता हूं। तो देखिए यहाँ पर जो प्रेशर है तो यही है प्रेशर। ओके, ये वाला रिजल्टेंट, ये जो प्रेशर है रिजल्टेंट फोर्स का प्रेशर, हमने एक सॉरी यहाँ पर ये आया। ओके, तो यहां से हमें पता चला कि जो डायरेक्शन, जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन है अंदर की तरफ है, जो प्रेशर की जो डायरेक्शन है तो इनसाइड द लिक्विड है, लिक्विड के अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इज इनसाइड द वाटर। ओके, लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड के अंदर जा रही है वो, डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इनसाइड द लिक्विड, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। अब देखो हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, अब हम देखने वाले इसके एग्जांपल्स। अब एग्जांपल कौन कौन से देखिए, इसका एग्जांपल, पहला एग्जांपल है वाटर ड्रॉपलेट, पहला एग्जांपल है इसका वाटर ड्रॉपलेट। वाटर ड्रॉपलेट, ओके। अब वाटर ड्रॉपलेट कैसे दिखता है, जब वो आसमान में होता है, आसमान से जब जब बारिश होती है, बारिश के टाइम जो आसमान से वो पानी टपक रहा होता है,
तो वहां पर ऐसे होता है। ओके, ऐसा ऐसा कुछ दिखता है, वो ऐसा नहीं होता, ऐसा आई थिंक ऐसा होता है वो, ऐसा राइट, ऐसे होता है मोदक के जैसा, ऐसे होता है। अब हमने ये कब होता है, जब वो धरती से टकराने से पहले आता है, पहले ऐसा होता है। और जब वो आसमान से टूट के नीचे जब आने लगता है तब वो ऐसा होता है, आसमान से टूटते समय। तो हमने क्या कंसिडर किया, साइंस क्या कहता है कि जो सरफेस टेंशन की वजह से इस ड्रॉपलेट में क्या चेंजेस आती है, देखिए ये सरफेस टेंशन की वजह से ये जो ड्रॉपलेट है उसे हम स्पेयर कहते हैं। ओके, यहां पर मैं लिख देता हूं, ड्यू टू सरफेस टेंशन, surface tension, due to surface tension, due to surface tension, the droplet become sphere. ओके, सरफेटेशन की स्पेयर, स्पेयर और स्पेयर हो जाता है इस सरफेटेशन की वजह से। अब देखो ऐसा क्यों होता है, ये पहले तो ऐसा था जब वो ऊपर से जब बारिश जब ऊपर से नीचे आ रहा था तब ये ऐसा था, जब टूटा वहां से ये ड्रॉप, और जब वो धरती से टकराएगा तब ऐसा क्यों। ओके, तो देखिए जब ये सरफेटेशन की जब ये एटमॉस्फेयर में आता है तो ये आउटसाइड प्रेशर और ये इनसाइड ये सॉरी आउटसाइड प्रेशर वो इनसाइड प्रेशर है, ये सभी ये भरा हुआ है। ओके, ये भरा हुआ है, ये ड्रॉपलेट ये पानी से भरा हुआ है ड्रॉपलेट। ओके, तो ये इनसाइड प्रेशर है। इनसाइड प्रेशर क्या करेगा, इसमें इसमें क्या करेगा, ये अंदर के मोलिक्यूल्स क्या करेंगे, इसको अंदर के मोलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक दूसरे खींचने की कोशिश करेंगे, ये इससे सिकुड़ जाता है कोहेसिव। और उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स की क्या वजह से क्या होता है, ये सिकुड़ जाता है, ऐसे ऐसे सिकुड़ जाता है। और हमें पता है कि जो प्रेशर की वैल्यू होती है वो जो प्रेशर की वैल्यू होती है, प्रेशर जो होता है वो इनसाइड द लिक्विड लगेगा, इनसाइड द लिक्विड। ओके, प्रेशर की वैल्यू होती है वो। तो सॉरी तर राहिलं आपलं इनसाइड द प्रेशर, इनसाइड प्रेशर आउटसाइड प्रेशर। ओके, अब ये देखिए, अब देखो ये इनसाइड प्रेशर, ये जो मोलिक्यूल्स है ये क्या करेंगे, एक दूसरे खींचने की कोशिश करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये सिकुड़ने की कोशिश करता है, ये ड्रॉपलेट होता है वो सिकुड़ जाता है, वो ऐसा हो जाता है। ओके, इतना इतना हो जाता है। अब इतना होने की वजह से ये जो अंदर का प्रेशर है, वाटर का अंदर का प्रेशर जो होता है वो क्या करेगा, ऐसे बाहर की तरफ इसे ऐसे पुश करेगा इसको, और बाहर का जो प्रेशर है ये अंदर की तरफ इसको पुश करने की कोशिश करेगा। ओके, तो ये जो P इनसाइड माइनस P आउटसाइड है, P इनसाइड माइनस P आउटसाइड करेंगे तो हमारे पास मिलता है प्रेशर, और इसकी वैल्यू होती है अंदर की तरफ। ओके, अंदर की तरफ वाटर की ड्रॉपलेट के अंदर हमने रिजल्टेंट देखा है, क्या होता है, वो सरफेस को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो इसकी वजह से हम क्या कहते हैं, जो प्रेशर है इसको एक्सेस प्रेशर कहते हैं, एक्सेस प्रेशर। तो वाटर का कुछ तो अंदर का प्रेशर होता है और बाहर का एटमॉस्फेयर का प्रेशर, इन दोनों को अगर माइनस कर दो तो हमें एक्सेस प्रेशर मिलता है, जो होता है वाटर ड्रॉपलेट के अंदर की तरफ। ओके, ये जो प्रेशर की डायरेक्शन होती है। अब देखो इसकी वैल्यू, अब ऐसे बनते बनते ऐसा बन जाता है। ओके, आपने देखा होगा ऐसा बनता है, यहाँ पर मैंने स्क्वायर लिखा है क्योंकि वो साइंस कहता है, बट हम प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसे ही बनता है। अब इतना जो कम हुआ है, इतना कम हुआ है मतलब यहां पर कुछ तो एरिया चेंज हुआ, राइट, इतना एरिया चेंज हुआ। ओके, इतना एरिया चेंज हुआ। तो अब इसको इस एरिया को ये जो एरिया है इसके लिए वर्क लगेगा, वर्क जो वर्क वहां पर लगेगा, उस वर्क की हमने वैल्यू निकाली है। वर्क कैसे नहीं, हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, हमने पढ़ लिया है उसके बारे में। अब देखो इस P की वैल्यू क्या होगी, हमने P तो कह दिया कि P है, पर इसकी P की वैल्यू कहां से मिलेगी हमें। तो देखिए इस पेयर को अगर मैं बीच में से काट दूं तो
क्या होगा, मैं एक सेक्शन लेता हूं इसका मैं एक सेक्शन लेता हूं। ओके, ये स्पेयर है, ये आधा स्पेयर है, इसको मैंने बीच में से काटा है। ओके, देखिए ये जो लेयर है, ये लेयर कौन सी लेयर है, ये वाली लेयर, ये ऊपर की लेयर। ओके, और इसमें क्या स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, सरफेस टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है इस लेयर में। तो सरफेस टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, देखो ये वाला ये सरफेस है, तो इस तरफ ऐसे खींचेंगे ना इसको, देखिए पेन को देखा जाए तो पेन ऐसे ऐसे खींचेंगे ना हम इसको, तो यहां पर टेंशन प्रोड्यूस होगा। तो क्या देखिए डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी सरफेस की, सरफेस की डायरेक्शन। ओके, तो सिग्मा, हम सरफेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या मैंने कहा था कि जो प्रेशर की डायरेक्शन होती है, प्रेशर की वो अंदर की तरफ होती है, प्रेशर की डायरेक्शन अंदर की तरफ। यहां से बात पता चली कि सिग्मा एंड पी आर इक्वल एंड opposite to each other, opposite to each other। हमें यहां से पता चले दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, राइट, और इसकी वैल्यू सेम ही होती है। अब देखो सिग्मा की वजह, सिग्मा अगर सिग्मा का यूनिट देखा जाए, सॉरी सिग्मा का फॉर्मूला देखा जाए तो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, और प्रेशर का फॉर्मूला देखा जाए तो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, तो कहीं ना कहीं हमें फोर्स मिला है इसका, यहाँ पर सेम का है, सेम इन दोनों में सेम चीज क्या है, फोर्स है। ओके, तो यहां से अगर ये दोनों इक्वल है तो फोर्स भी तो इक्वल होगा, तो फोर्स का इक्वेशन का यहां से क्या आएगा, सिग्मा इंटू यल, और यहां से क्या आएगा, प्रेशर इंटू एरिया। ओके, प्रेशर इंटू एरिया आएगा। अब देखो ये जो लेंथ है, ये लेंथ कहां से मिलेगी हमें, यहां से सर्कुलेशन का लग रहा है इसके सरकमफरेंस पे। ओके, लेंथ क्या होती है, सरकमफरेंस होती है, इसके सरकमफरेंस पे लगता है। तो लेंथ सरकमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, 2 पाई आर होता है। ओके, और एरिया सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वेयर, तो यहां पर लिख देता हूं मैं सिग्मा इंटू लेंथ 2 पाई आर इज इक्वल टू प्रेशर कितना है, प्रेशर वैल्यू निकालनी है हमें, एरिया पाई आर स्क्वेयर। अब आर को आर कैंसिल, एक आर कैंसिल, पाई को पाई कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ पर, सिग्मा इंटू 2 इज इक्वल टू पी इंटू आर। ओके, ऐसा में मिला। अब मैं इसे रीअरेंज करता हूं, तो क्या होगा देखिए, हमें प्रेशर निकालना है, हमें क्या निकालना है, ए इसकी वैल्यू निकालनी है, पी इज इक्वल टू 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय आर, एक्सिस प्रेशर निकालना है हमें। ओके, तो पी की वैल्यू क्या है, 2 सिग्मा डिवाइड बाय आर। अगर हम डायमीटर की लैंग्वेज में लिखे तो कैसे लिखा जा सकता है, पी इज इक्वल टू 4 सिग्मा डिवाइड बाय डी। तो डी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 आर होता है, 2 आर होता है। ओके, तो 4 सिग्मा डिवाइड बाय, यहाँ पर 4 सिग्मा डिवाइड बाय डी भी हम कह सकते हैं। और पी को मैं लिख सकता हूँ पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 2 सिग्मा डिवाइड बाय आर या 4 सिग्मा डिवाइड बाय डी। अब मैं यहां से इनसाइड प्रेशर भी निकाल सकता हूँ, ऐसा आउटसाइड प्रेशर भी निकाल सकता हूँ, राइट। तो यहां से हमने देख लिया वाटर ड्रॉपलेट। अब देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री सर्फेसेस कितने होंगे, नंबर ऑफ फ्री सर्फेसेस कितने होंगे। फ्री सर्फेसेस मतलब क्या होता है, एयर के कांटेक्ट में जो है, एयर के कांटेक्ट में कौन सा सरफेस है, सिर्फ अंदर अंदर तो लिक्विड है सभी, बाहर का ही सरफेस सिर्फ एयर के कांटेक्ट में, तो नंबर ऑफ फ्री सरफेस इज इक्वल टू 1 आता है। अब हम देखते हैं, अब हम देखने वाले इसका अगला पॉइंट, अगला एग्जांपल, जो अगला एग्जांपल है वो एग्जांपल है सोप बबल का, तो एग्जांपल है सोप बबल का। सोप बबल। अब यहाँ पर बता सकते हो आप क्या आप बता सकते हो यहाँ पर कि नंबर ऑफ फ्री सर्फेसेस कितने होंगे जो एयर के कांटेक्ट में आता है। मैं यहाँ पर एयर बबल लिख देता हूँ, सोप बबल। आपने तो कभी ऐसे या खेला होगा ना बचपन में कि वो बाल्टी में साबुन लिया, साबुन में ऐसे घोल कर
उसे ऐसे घुमा रहे ऐसे, तो वहां पर एक झाग जैसी निकलती है। ओके, झाग 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 बोलते हैं। झाग निकलती है। तो झाग जब झाग निकलती है उसमें बबल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उस बबल्स को हम क्या कहते हैं? सोप बबल। तो आप बता सकते हो क्या इस सोप बबल में नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस कितने होंगे? नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस, तो नंबर ऑफ फ्री सरफेस कितना होता है देखिए, इसके अंदर भी एयर है। ये अंदर का अंदर है, होलो है, हॉलो हॉलो अंदर का क्या है? तो हॉलो है, एम्प्टी स्पेस है अंदर, इस बबल के अंदर। और बाहर भी एयर है। तो एयर के कांटेक्ट में दो सरफेस आ गए, राइट। तो अगर मैं इसको बीच में से काटूं, ऐसे बीच में से काटूं, तो यहां पर मुझे जो सरफेस टेंशन है यहाँ पर सेम वैसे ही ड्रॉपलेट जैसा ही, ओके, यहाँ पर ऐसे लग रहा है। ओके, तो यहां पर जो लग रहा है, बट यहां पर सिंगल नहीं लग रहा है, ये सिंगल नहीं है, इसके अंदर भी एक लेयर है। सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। ओके, मैं अलग ही लिख देता हूँ, ऐसे अलग डायग्राम बना देता हूँ। तो देखिए, ये वाला, ये आउटर स्पेस, ओके, आउटर आउटर जो एयर के कांटेक्ट में आउटर वाला, और ये अंदर का जो अंदर के कांटेक्ट में है, ओके, अंदर के कांटेक्ट में। अब देखो यहाँ पर, जिस यहाँ पर तो सेपरेटेशन लग रहा है आउटर में, तो इनसाइड में भी लगता होगा, एयर के कांटेक्ट में इनसाइड भी तो है, इनसाइड वाला भी तो है एयर के कांटेक्ट में। तो हमारे पास दो सरफेसेस हुए जहां पर सरफेस टेंशन लग रहा है। तो यहाँ पर सिग्मा ये हुआ, और प्रेशर क्या इसके अपोजिट लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर वैसे ही सेम, यहाँ पर जो प्रेशर इज इक्वल टू सिग्मा होगा, ओके, प्रेशर इज इक्वल टू सिग्मा। यहाँ पर हमने वही फॉर्मूला लगाना है अभी, फोर्स इंटू लेन इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। अब देखिए, फोर्स इंटू, सॉरी सॉरी सॉरी, सिग्मा इंटू लेंथ, ओके। बट यहां पर जो सिग्मा लग रहा है वो दो सरफेस के लिए लग रहा है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर टू सिग्मा इंटू यल इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। अब देखो यल क्या है? सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो टू सिग्मा इज इक्वल इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू पी इंटू पाई आर स्क्वेयर। अब आर को आर कैंसिल, पाई को पाई कैंसिल, तो क्या हुआ यहाँ पर फोर फोर सिग्मा, फोर सिग्मा इज इक्वल टू पी आर हुआ, ओके। तो पी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा? फोर सिग्मा डिवाइड बाई आर। इतनी वैल्यू हमारे पास आएगी। अगर मैं इसे डायमीटर की लैंग्वेज में लिखूं तो क्या होगा? 8 सिग्मा डिवाइडेड बाय आर, ओके। आर है, आर क्या है? रेडियस इसकी, सॉरी, आप यहाँ पर आर जो है ना, इसकी रेडियस है, ओके। मैं वो बबल में भूल गया इसको बताने के लिए। आर क्या होगा? इसका रेडियस होगा, और डी डायमीटर है इसका, ओके। सॉरी, ए डायमीटर की लैंग्वेज में, राइट। ये ये जो है वो सिग्मा की लैंग्वेज, सॉरी, इस आर की लैंग्वेज में, आर के टर्म में ये हुआ, ए डायमीटर के टर्म में हुआ। अब इसका अगला एग्जांपल है, इसका अगला एग्जांपल है, अगला एग्जांपल क्या होगा? आपने कभी बचपन में ऐसा किया क्या? जो पाइप होता है हमारा, इलास्टिक पाइप होता है, वहां पर से गार्डन में पानी देते हैं उससे, इलास्टिक पाइप से। तो वहां पर जो स्ट्रीम निकलती है, ओके, स्ट्रीम, उसको हम आप पढ़ने वाले हैं। उस स्ट्रीम में कैसे बिहेव करेगा सरफेस टेंशन। तो सॉरी सर, मैं पढ़ा लेता हूँ, ओके। तो ये पूरा स्ट्रीम है, ओके, ये क्या है? स्ट्रीम, पूरा स्ट्रीम है। तो इस स्ट्रीम का, ये स्ट्रीम ऐसा ऐसा देखो, ये स्ट्रीम 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 कैसा होगा? ऐसे सिलिंड्रिकल होगी, ओके। पाइप है ना, पाइप सिलिंड्रिकल पाइप होता है, सर्कुलर पाइप होता है। तो जब हम उसे हम गार्डन में जब ऐसे ऐसे करते हैं ना, तब स्ट्रीम जो निकलती है वो सिलिंड्रिकल शेप की स्ट्रीम निकलती है, ओके। बाहर पानी जब निकलता है ये सिलिंड्रिकल निकलता है। तो मैं इसे ऐसे सेक्शन में इसे कट कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसे सेक्शन में कट कर लेता हूँ। मतलब आधा इसे, इस पेन को मैंने आधे से कट कर दिया, इस यहां से ऐसे कट कर दिया।
ओके, आधे से मैंने इसको कट कर दिया, ये रेडियस हुई इसकी, ये भी रेडियस हुई इसकी। ओके, तो देखिए यहां पर हमारे पास ये लेंथ होगी, स्ट्रीम की लेंथ है, सॉरी मैंने यहाँ पर कंसेप्ट लिखना ही भूल गया। इसका इसका कंसेप्ट है वाटर जेट, इसका कंसेप्ट है वाटर जेट। ओके, सॉरी फॉर दैट। अब देखो वाटर जेट, वाटर का जेट है, वाटर की स्ट्रीम है, तो इसे मैंने बीच में से काट दिया, बीच में से काटने के बाद ये मेरी रेडियस है। तो यहाँ पर ये जो लेंथ है, हमारे पास देखिए ऐसे कितने सरफेस होंगे जहां पर हमें सरपेटेशन दिखाई देगा। हमारे पास कितने सरफेस होंगे जहां पर ये जो सरपेटेशन है वो दिखाई देगा। हमारे पास सिर्फ ए वाला। ओके, ओके, हमारे पास सिर्फ एक ही सरफेस है। ओके, हमारे पास कितने सरफेस है, सॉरी सभी नहीं लिखते, हमारे पास सरफेस सिर्फ एक ही है। ये तो पानी है, सभी ये पानी है। ओके, पानी से भरा हुआ है। हमारे पास सिर्फ ऊपर का सरफेस, आप लोग बोल रहे हो कि सर यहाँ पर आपने दोनों तरफ से काटा है, यहाँ पर भी काटा है, यहाँ पर भी आप सिग्मा लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वहां पर जब वाटर ड्रॉपलेट कंसिडर करिए, वाटर ड्रॉपलेट को मैंने जब काटा तब ऊपर का ही सरफेस था, अंदर तो पानी था, ऊपर का ही सरफेस था सिर्फ एयर के क्वांटिटी में। तो यहाँ पर ये देखिए, इसको अगर मैं बीच में से काटूंगा, इसको मैं बीच में से काटूंगा तो सिर्फ अंदर तो पानी है, तो ऊपर का ही सरफेस सिर्फ एयर के क्वांटिटी में आएगा। तो हमारे पास लेंथ कितनी है, देखो ए वाला एक लेंथ है और ए वाला लेंथ है। ओके, हमारे पास दो लेंथ है। ओके, हमारे पास एक लेंथ के लिए और इस लेंथ के लिए से जो सिग्मा है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो देखिए हमारे पास प्रेशर इज इक्वल टू सिग्मा, जो सिग्मा तो प्रेशर होगा इनसाइड द वाटर होगा। तो यहाँ पर हमें जो इक्वेशंस मिलती है, तो फोर्स के टर्म में जो इक्वेशंस मिलती है वो क्या होती है, फोर्स भी इक्वल होगा इनका इनका तो प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल टू सिग्मा इंटू यल। ओके, तो प्रेशर को हम पी लिख देते हैं, प्रेशर को हम पी लिख देते हैं। एरिया क्या होगा इसका, एरिया देखिए ये होगा इसका रेडियस। ओके, तो एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, एरिया ऑफ सिलेंडर होता है, एरिया ऑफ सिलेंडर होता है पाई एल डी, राइट, सॉरी। अब देखो इसका अगर मुझे एरिया निकालना है तो क्या, मैं एरिया कैसे निकाल सकता हूं इसका, एरिया क्या होगा यल इंटू डी। ओके, यल इंटू डी। बट यहां पर जो लेंथ है वो दोनों तरफ है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो सॉरी 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 सॉरी, यहां पर देखिए एरिया क्या होगा इसका यल इंटू डी। ओके, एरिया क्या होगा यल इंटू डी, यल इंटू डी होगा। ओके, डी के टर्म में ले रहे हैं क्योंकि हमें अगर आर लोगे तो सॉरी आर ही लेंगे। एरिया क्या होगा इसका यल इंटू डी होगा, तो डी को हम कैसे लिखते हैं टू आर, तो टू यल आर। ओके, एरिया ऐसे लिखेंगे, राइट। तो अब देखो यल हुआ, ओके टू यल आर, टू टू यल आर इज इक्वल टू सिग्मा। ओके, अब लेंथ देखो हमारे पास कितने हैं, ये वाला लेंथ है और ये वाला लेंथ है, सिग्मा इंटू ट्वाइस यल। ओके, अब दो को दो कैंसल, यहां से यल कैंसल, बचा क्या, बचा क्या, तो P इंटू आर इज इक्वल टू सिग्मा। ओके, P इज इक्वल तो P इज इक्वल इक्वेशन क्या आएगी सिग्मा अपॉन आर आएगी, राइट। तो डायमीटर की टर्म में क्या आएगी सिग्मा अपॉन टू सिग्मा अपॉन डी आएगी। ओके, तो सबसे तो हमारे इक्वेशंस है, तो हम अब क्या करेंगे इन इक्वेशंस को एक साथ लिखेंगे। ओके, तो मैं आपको एक इजी तरीका बताऊंगा इसको मेमोराइज करने के लिए, इसको सभी इन चीजों को साथ में लिखते हैं। पहला क्या, पहला है पहला वाला कौन सा था वाटर ड्रॉपलेट,
वाटर ड्रॉपलेट वाला। ओके, वाटर ड्रॉपलेट, उसका इक्वेशन क्या आया था, P इज इक्वल टू 2 सिग्मा डिवाइड बाय R आया था। ओके, डी के टर्म में अगर लिखा जाए तो 4 सिग्मा डिवाइड बाय डी आया। ओके, अब देखो वाटर ड्रॉपलेट हुआ, अब हम सोप बबल, सोप बबल, ओके सोप बबल, सोप बबल का इक्वेशन क्या आया था, 4 सिग्मा डिवाइड बाय R 8 सिग्मा डिवाइड बाय डी। ओके, और हमारे पास तीसरा क्या आया था वाटर जेट का, वाटर जेट का आया था P इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय R 2 सिग्मा डिवाइड बाय डी। ओके, अब ये जो तीन चीजें हैं ज्यादा कंफ्यूज करते हैं इसको पढ़ने के लिए, मतलब ये ध्यान में नहीं रहता, तो मैं आपको एक इजी इजी ट्रिक बताने वाला हूँ। तो देखिए क्या है, सबसे इजी ट्रिक है वो। अब देखो जेसीबी पता है आपको, जेसीबी, JCB। अब देखो जो वालू माफिया होते हैं, वालू माफिया आपको पता होगा, वालू माफिया वो रिवर में से सैंड निकालते हैं, वो किससे निकालते हैं, जेसीबी का यूज करके। ओके, जेसीबी का यूज करके, तो जेसीबी का यूज करके वो जब सैंड निकालते हैं उसको कैरी करने के लिए उनके पास ट्रैक्टर होता है। अब ट्रैक्टर का यूज करके वो क्या करते हैं, 1 2 का 4 करते हैं, मतलब स्मगलिंग करते हैं। स्मगलिंग करना मतलब क्या होता है, 1 2 का 4 करना। ओके, क्या करते हैं, जेसीबी से 1 2 का 4। ओके, तो अब मुझे बात बताओ, हमारे पास जे से शुरू होने वाला कोई लेटर है इन तीन एग्जांपल्स में, तो है कौन सा वाला, वाटर जेट वाला। हमारे पास जे से शुरू होने वाला वाटर जेट वाला एग्जांपल है। तो और जो सी से शुरू होने वाला है कि यहाँ पर नहीं है, बी से शुरू होने वाला, हाँ ओके ओके सॉरी, अब देखो जे से शुरू होने वाला वर्ड है हमारे पास जेट, सी से शुरू होने वाला है नहीं है हमारे पास बी, बी से शुरू होने वाला कौन सा है, बबल। ओके, अब सी से शुरू नहीं हो रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सी से आगे आगे एक स्टेप आगे चलेंगे, उसको डी लेंगे। ओके, तो यहां पर मैं लिख देता हूं यहाँ पर डी। ओके, डी लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब यहां से देखिए जेट, ड्रॉपलेट एंड बबल, तो यहां से आपको कुछ पता चल रहा है, 1 2 का 4, अगर मैं र लिख दूं, आर लिख दूं, तो क्या होगा, आर के टर्म में इक्वेशंस देखिए ना, आर के टर्म में इक्वेशंस क्या है, इन दोनों चीजों में, तीनों तीनों में आर के टर्म में क्या क्या है, जेड का देखा जाए तो सिग्मा अपॉन आर है। ओके, अगर मैं यहां पर सिग्मा अपॉन आर लिख दूं, पी इज इक्वल टू, तो सिग्मा अपॉन आर जेड के लिए यहां पर 1 लिख देता हूं, ड्रॉपलेट के लिए 2 लिख दूं, तो आएगा इक्वेशन। अगर मैंने 4 लिख दिया तो क्या आएगा, 4 सिग्मा डिवाइड बाय आर, बबल के लिए बी, बी फॉर आर लिख दिया। तो ये से आपको जो ये होते हैं ना ट्रिक, ऐसे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं वहां पर परफॉर्म करने के लिए। हमें सबसे ज्यादा कंटिन्यूअसली हमें मगअप करना पड़ता है, बट अगर आप इजी ट्रिक से आप अगर पढ़ोगे तो आपको जल्दी जल्दी आपका जो कॉम्पिटेटिव पेपर है वो कंप्लीट होता चला जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपको अगर मैं डी के टर्म में लू तो 2 4 8, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, डी के टर्म में, बस यहाँ पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक कीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप देख सकें। ओके, तो धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए।